मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बिल्डिंग के अंदर जाते देखने को मिलता है कि इस बिल्डिंग में एक घोस्ट यानी एक भूत है। ऑफिसर्स जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ ही जम जाता है दरवाजा तोड़कर। जब ये लोग एक मीटिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग सभी चीजें बर्फ में जमी हुई थी, शिवाय एक लोहे की बॉल की जो हिल रही थी। ऑफिसर्स जैसे ही उस चेक करने के लिए उसे टच करते हैं, यहाँ जमे हुए सारे इंसान टूटकर मर जाते हैं। बॉल के अंदर दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं जो एक भूत की ही थी, जिसके बाद सीन कट होकर हमें 120 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें मिलवाया जाता है एक गोस्ट बस्टरी की टीम से जो भूतों से लड़कर उन्हें पकड़ने का काम करते हैं और इस शहर की भूतों से हिफाजत करते हैं। अब ये लोग कासी कहीं जा ही रहे थे कि इन्हें शहर में एक खुला भूत नजर आया। इस ड्रैगन जैसे भूत को काबू में करने के लिए फोइबी अपनी कार से एक लेजर गन निकालते हुए बाहर निकलती है और लेजर से इस भूत पर हमला करती है, लेकिन वह भूत तो इसके काबू में नहीं आता। तभी उसका दूसरा साथी कार के अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकालकर उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये लोग इसमें भी नाकाम रहते हैं तो केली नामी उनकी टीम लीडर बड़ी ही होशियारी से अपने एक ड्रोन को उनके ऊपर भेजते हुए फाइनली इस भूत को काबू में कर लेती है। लेकिन इस भूत को पकड़ने के चक्कर में इनका ध्यान तो सड़क पर रहा ही नहीं था। सड़क पर ये लोग बहुत नुकसान कर चुके थे, इनका अपना एक्सीडेंट भी हो चुका था और इस सारे नुकसान की वजह से इन्हें मेयर के पास बुलाया जाता है, जो इनसे कहते हैं घोस्टबस्टर आप लोग शहर में बहुत नुकसान कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चला रहा तो आप लोगों का काम रोक दिया जाएगा। जिसके जवाब में घोस्टबस्टर कहते हैं लेकिन हम तो शहर को भूतों से बचा रहे थे, लेकिन मेयर के मुताबिक ऐसा और चलने वाला नहीं था। मेयर सबसे पहले तो उनके ग्रुप से फोइबी को निकालने को कहते हैं क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, वह भी इस काम के लिए मैच्योर नहीं है। घोस्टबस्टर मैनियर को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपना फैसला सुना चुके थे। ये लोग अब केली के घर पर आते हैं जहां फोइबी अपने ग्रुप से नाराज आ रही है क्योंकि वह मेयर की बात मानते हुए उसे अपने ग्रुप से कुछ समय के लिए बाहर निकाल चुके थे। यहाँ घोस्टबस्टर उसे समझाते हैं कि बस 3 साल की ही तो बात है, उसके बाद हम तुम्हें हर मिशन में साथ लेकर जाया करेंगे। यही केली के घर के बेसमेंट में इन्होंने एक पूरी पाइपलाइन बनाई हुई थी भूतों को कैद करने के लिए। अभी भी यह अपने भूत को कैद करके यहीं पर डालने वाले थे, लेकिन अचानक से मशीन काम करना बंद कर देती है। केली और उसका साथी बड़ी ही मुश्किल से इस मशीन को हैंडल करते हैं और उस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि बाकी भूत यहाँ से आज़ाद ना हो। सीन कट होकर हमें एक ऐसी शॉप दिखाई जाती है जहां भूतों से रिलेटेड चीजों को बेचा जाता था। यहाँ वह लड़का वही मेटेलिक बॉल बेचने के लिए आया था जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। शॉपकीपर जैसे ही इस बल के अंदर किसी भूत को चेक करना शुरू करते हैं तो अचानक से उसकी शॉप में ही भूकंप आ जाता है, हर चीज गिरने लग जाती है, यहाँ तक कि घोस्ट चेक करने वाली उसकी मशीन भी टूट जाती है। बॉल जहाँ रखी थी उसके नीचे टेबल भी फ्रीज होकर टूटकर बॉल वहां से नीचे गिर जाती है। इस बॉल की पावर का असर केली के उस घर तक भी हुआ था जहाँ पाइपलाइन के अंदर वह लोग भूतों को कैद करते थे। अचानक से उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। यही ऊपर केली का दूसरा साथी उन्हीं के घर में एक भूत को पकड़ने की कोशिश करता है। वह लड़का जैसे ही भूत को पकड़ने लगता है तो भूत उसी के ऊपर से गुजरते हुए उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। वह भूत के भागने की खबर जल्दी से जाकर अपनी टीम को बताता है और सभी उस भूत को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फोइबी को यही अकेला छोड़कर बेचारी अकेले फोइबी भी यहाँ क्या करती है, वह चेस खेलने लग जाती है तो नोटिस करती है कि एक भूत उसके साथ चेस खेलने लगी थी। पहले फोइबी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर उसके दोस्त नहीं तो भूत ही सही, और फिर खेलना कंटिन्यू करती है। अब हैरान होकर भूत उसके सामने आकर उसे सवाल करती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? फोइबी कहती है कि मेरा तो रोज का काम है। खैर, अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि केली एक गोस्ट इंजीनियर को अपने घर बुलाती है अपनी भूतिया पाइपलाइन को ठीक करवाने के लिए। इंजीनियर उनकी यह पाइपलाइन देखकर कहते हैं कि एक बार यहाँ पर हमला हुआ था, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैंने भूतों के लिए एक नया बेस बनाया है। वहाँ हम सब लोग मिलकर भूतों के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और साथ ही वही की पाइपलाइन के अंदर हम भूतों को कैद भी कर लेते हैं। ये जगह तो घोस्टबस्टर के लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। यहीं पर घोस्ट इंजीनियर घोस्टबस्टर को एक ऐसी मशीन दिखाता है जिसके अंदर किसी भी भूत या चीज को रखने से उसका भूत मशीन के जरिए ही बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस के बाद भूत को कैद करने का काम भी मशीन ने खुद ही कर दिया। ये देखकर घोस्टबस्टर तो उनसे इम्प्रेस ही हो गए। घोस्टबस्टर्स अब वापस अपने घर पर आ जाते हैं जहां उन्हें एक और भूत को पकड़ने के लिए एक मिशन मिला था। फोइबी दोबारा घर पर अकेली रह चुकी थी जहां उसे इमरजेंसी एक होटल से भूत को पकड़ने की कॉल आती है। वह अपने एक साथी के साथ वहां उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है घोस्ट बेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर ने अपनी उस बॉल को अपनी मशीन में रखता है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। इस बॉल की पावर काफी खतरनाक थी। इस बल के मशीन में रखते ही यह बॉल जोर से हिलने लग जाती है। एक छोटा सा भूत इसके अंदर से निकलकर दूसरी मशीन में कैद होने की बजाय यहाँ से आजाद हो जाता है, जो देखकर जब घोस्ट इंजीनियर उस बॉल को पकड़ने के लिए जाता है तो उसका हाथ भी जम जाता है, साथ ही वह मशीन भी।
यहाँ फॉयबी जो रेस्टोरेंट में भूत पकड़ने के लिए आई थी वो देखती है कि यह वही भूत है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ चेस खेल कर गई थी। वह उसे पकड़ने के लिए लेजर से उस पर हमला करती है, लेकिन भूत यहाँ से भाग जाती है और होटल का काफी नुकसान हो जाता है। उसको तो भूत पकड़ना वैसे ही मना था, इसलिए वह नाकाम ही घर लौटती है तो देखती है कि वह भूत तो उसके घर पर ही थी और उससे बातें भी कर रही थी। वह उनके घर की भूतिया पाइपलाइन को देखकर हैरान थी। फॉयबी बताती है कि यह मेरे नाना की है और हम यहाँ भूतों को कैद करके रखते हैं। इनकी बातों के दौरान यहाँ अब वह भूत आता है जो मेटालिक बॉल से निकला था। अपने आप को जाहिर किए बिना उसने मेलोडी नाम की भूत से बात की, जिसके जवाब में मेलोडी ने कहा, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा काम इस लड़की के जरिए करवा दूंगी। साफ जाहिर है कि मेलोडी नामी इस भूत का बार बार इस फॉयबी के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है। सब भूत मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। दिखाया जाता है कि फॉयबी का एक साथ ही अभी भी उस ग्रीन भूत को पकड़ने की कोशिश लगा था। इससे पहले कि अभी भी वह भूत को पकड़ पाता, अचानक उनका घर जोर से हिलता है। ये सभी जब नीचे आकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी भूतिया पाइपलाइन को किसी ने फ्रीज करके तोड़ने की कोशिश की है। दूसरी तरफ घोस्ट बेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर अपने साथियों को उसी मेटल बॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था। जैसा कि जब बॉल को जलाया जाता तब वो मेल्ट होने की बजाय जम जाती और अगर उसे भूतों के पास किया जाता था तो सारे बहुत किसी मैग्नेट की तरह उसके पास आने लगते हैं। ऐसी पावर्स रखने वाली कोई चीज़ इन लोगों ने पहली बार देखी थी। ये लोग अब इस बॉल के बारे में पता लगाने के लिए उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो वह इस बॉल को उनकी शॉप में बेच गया था। ये लोग अब इस मेटल बॉल के मालिक के घर पर जाते हैं जो इस मेटल बॉल के बारे में पूछने पर बताता है कि वह तो मेरे ग्रैंडमा की थी जो कि अब मर चुकी है। वह अब उन्हें अपने घर में बने एक अजीब कमरे में लेकर आता है जहां पर पुराने सोल्जर का सामान रखा हुआ था। ये लोग अब इस लड़के को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं जहां एक एक्सपर्ट इस लड़के को टेस्ट करने लग जाता है कि कहीं ये भी तो किसी भूत के साथ कनेक्ट तो नहीं है, यह इसके अंदर भी कोई और पावर्स तो नहीं है। यहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे इस लड़के के इमोशंस चेंज होते हैं वैसे ही उसके पीछे जल रही एक आग लैंप पे असर पड़ता था। यहाँ दिखाया जाता है कि फॉयबी उसी शॉपकीपर के पास है जो भूतिया चीजें खरीदता था। ये लोग भी इस मेटल की बॉल की पावर को लेकर परेशान थे जहां शॉपकीपर का असिस्टेंट आकर उन्हें एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताता है जो भूतिया चीजों के ऊपर ही बात किया करता था और साथ ही उनकी एक घोस्ट लाइब्रेरी थी। फॉयबी को लगता है कि जरूर वह इस बॉल के बारे में कुछ जानते होंगे। ये सब उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वह लोग उन्हें बॉल की फोटो दिखाते हैं तो वो आदमी बॉल की पिक्चर देखते ही उसे पहचान चुका था। वह उस बॉल के ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को भी पता कर चुका था। वह उन्हें बताता है कि इस बॉल के ऊपर एंशंट यानी पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है और जरूर मेरे पास कोई ऐसी किताब होगी जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें इसका मतलब समझा सके। ये लोग अब बॉल के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए ये पता चलाते हैं कि यह इस बॉल के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर भूत का राज है जिसका नाम है गोराका, जिसे आइस किंग के नाम से भी जाना जाता था। इस आइस किंग को एक बार दुनिया के एक बादशाह ने अपने पास बुलाया ताकि वो इस भूत की मदद से इस दुनिया पर हुकूमत कर सके, जिस काम में वह बादशाह कामयाब हो गया। लेकिन अब बादशाह के अंदर लालच आ चुकी। वह गोराका को कैद करके उसकी ताकतें खुद लेना चाहता था। बादशाह को ऐसा करता देख गोराका को बेइंतहा गुस्सा आ गया और गुस्से में ही उसने बादशाह की पूरी फौज को बर्फ में जमा दिया। गोराका का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था और उससे इस दुनिया को बचाने के लिए फायर मास्टर सामने आए जिनके अंदर आग को कंट्रोल करने की ताकत थी। उन्होंने आखिरकार गोराका को हराकर उसे पिघलाकर उसे बॉल में बंद कर डाला। इसके बाद से उस बॉल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फायर मास्टर्स की थी। यहीं पर यह आदमी फॉयबी के साथियों को गोराका की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। जब ये रिकॉर्डिंग सुन ही रहे थे अचानक एक रेड किले का गोस्ट उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हुए उनकी सारी रिकॉर्डिंग पैक करके डस्टबिन के डिब्बे में डाल देता है और जब सारे उस रिकॉर्डिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो वह उस कचरे के बैग को लेकर वहां से भाग जाता है। हारकर ये लोग जैसे ही जल्दी से बाहर निकले तो वो रेड कलर का गोस्ट यहाँ एक शेर के पुतले में था। इससे पहले कि वह शेर की शक्ल में ही इन पर हमला करता, फॉयबी अपने इलेक्ट्रिक गन से उसके ऊपर हमला करती है जिससे वह पुतला टूट जाता है। गोराका की रिकॉर्डिंग फट जाती है और यहाँ दोबारा से तबाही होती है, इसलिए फॉयबी को दोबारा पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फॉयबी की इस गलती की सजा अब पूरे घोस्ट बस्टर ग्रुप को मिलती है। मिया कहते हैं कि अब इस शहर में और कोई घोस्ट बस्टर काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि थैली का घर भी सील कर दिया गया था। इसके अंदर जाकर ये लोग भूतों को कैद करते थे। साथ ही पुलिस ने घोस्ट बस्टर्स की सारी लेजर गन्स को अपने काबू में कर ली थी। यहाँ दिखाया जाता है कि वह लाइब्रेरी वाला इंसान यहाँ अब घोस्ट लाइब्रेरी वाले बॉल के मालिक के पास जाते हैं और बॉल के मालिक को बताते हैं कि तुम एक फायर मास्टर हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस बॉल को संभाल के रखना, तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए था। तुम्हारे उसे बेचने की वजह से ही गोराका इतना ताकतवर हुआ है। इससे पहले कि गोराका इस दुनिया के ऊपर कोई मुसीबत ले आए तुम्हें अपनी पावर्स को जानना होगा, उन्हें एक्टिवेट करना होगा ताकि तुम उस बॉल को कंट्रोल कर सको। इस आदमी के तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था।
वह कहता है मैं ये कैसे करूंगा, मैंने आज तो कभी किया भी नहीं। वह जैसे ही उंगली का इशारा सामने जलते हुए आग पर करता है तो देखता है कि आग बिना किसी मुश्किल के उसके इशारों की तरह मूव हो रही थी। इस चीज ने तो उसे खुद भी हैरान कर दिया था। यहाँ फोइबी जो अपने ग्रुप को मुसीबत में डालने की वजह से काफी उदास थी, इस उदासी में वह उस भूत से मिलती है जो उसकी काफी हद तक दोस्त बन चुकी है। फोइबी उससे कहती है कि मैं हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, जिसके जवाब में भूत कहती है अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह उसको उनकी गोस्ट बेस के अंदर ले जाकर कहती है आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। वह फोइबी को गोस्ट चेंबर के अंदर भेजती है और मशीन को ऑन कर देती है, जिसमें एक इंसान की जाने की वजह से उसकी बॉडी का भूत यानी उसकी रूह बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। इसके बाद ये भूत फोइबी से कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही हूँ। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पड़े मेटेलिक बॉल से कुछ अनजानी काली तख्ते बाहर निकली, जिन्होंने वक्त रहते ही फोइबी के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी अपने काबू में कर लिया। और यह काली ताकत कोई और नहीं बल्कि गोरा का ही था। उसके आज़ाद होने की वजह से यहाँ काफ़ी गड़बड़ी होने लगी। गोस्ट बेस के लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो गोराका को देखकर उस पर अपने लेजर गन से हमला करते हैं, लेकिन गोराका इस लेजर गन को ही जमा चुका था। इससे पहले कि यह लोग गोराका को पकड़ पाए, गोराका यहाँ से भाग जाता है। केली दोबारा से फोइबी को ठीक करती है उसकी रूह को उसके जिस्म में डाल के। इसके बाद दिखाया जाता है कि गोराका फायर मास्टर के घर पर गया है, जहां इतने साल गोराका को कैद रखा गया था। यहां से गोराका अपने सिंह वापस लेकर लगा लेता है और ऐसे उसकी सॉरी पावर्स वापस आ जाती है और अब वह अपना बादशाह से पुराना बदला लेने के लिए तैयार था, जैसे वह पहले इस दुनिया को जमाना चाहता था। इसका मकसद आज भी इस दुनिया को जमा के अपने कब्जे में करना चाहता था। देखते ही देखते हैं वो पूरी दुनिया में बर्फीला तूफान ला चुका था। हवा, सड़क, हर जगह बर्फ पड़ चुकी थी। शहर की ये हालत देखकर सभी गोस्टबस्टर्स गोस्ट बेस के ऊपर जमा होते हैं। गोस्ट लाइब्रेरी का मालिक यहाँ सबसे कहता है ये जो बर्फीला तूफान आया है ये गोराका लेकर आया है और गोराका को सिर्फ एक फायर मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है और हमने फायर मास्टर भी ढूंढ लिया है जो उन्हें बिना किसी लेटर के कैंडल को जलाकर दिखता है। उसे देखकर गोस्टबस्टर को तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा यकीन नहीं था। वह घोस्ट इंजीनियर से कहते हैं कि हमें लेजर गन्स की जरूरत पड़ेगी, जो सब पुलिस ले गई और यहाँ घोस्ट इंजीनियर ने उन्हें कुछ लेटेस्ट सूट और लेजर गन्स दिखता है जिससे वह आसानी से भूतों से लड़ सकते थे। यहाँ इन सब घोस्टबस्टर्स को रोकने के लिए वह रेड घोस्ट यहाँ आया जो सभी मशीन को अपने कंट्रोल में कर सकता था, वो भी गोराका के कहने पर। इससे पहले कि यह लोग बाहर निकल पाते वो रेड घोस्ट इनकी एक लेटेस्ट मॉडल कार को अपने काबू में करते हुए उसकी लेजर से यहाँ एक घोस्टबस्टर के ऊपर हमला करने लगता है। इससे पहले कि घोस्टबस्टर्स का साथी सामने से मर जाता, यहाँ फायर मास्टर अपनी पावर से इस लेजर गन को बैंड करके उस बच्चे को बचा लेता है। उसके बाद ये लोग जब खुद रेड घोस्ट के ऊपर अपनी लेजर से हमला करते हैं तो रेड घोस्ट एक पिज्जा के अंदर चला जाता है और यहाँ वह ग्रीन कलर का घोस्ट जो हमेशा उनके घर से नहीं निकल पाया था वह इस पिज्जा को खा लेता है। एक से तो इनकी जान बचती है। इसके बाद दूसरे घोस्ट से निपटने के लिए फोइबी अपने बेसमेंट में जाती है, जहाँ ये घोस्ट फोइबी से माफी मांग रही थी। वह कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके, मेरा मकसद सिर्फ अपने आप को आज़ाद करवाना था। फोइबी उससे कहती है कि तुम गलत हो, अच्छाई भी तो तुम्हारा रास्ता बन सकती थी, तुमने ये गलत रास्ता क्यों चुना जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के इंसान मुसीबत में हैं। तुम देख तो रही हो पूरी दुनिया के साथ सभी इंसान भी जम चुके हैं। अभी ये लोग यहाँ बातें ही कर रहे थे, तभी पीछे से गोरा का दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ सभी घोस्टबस्टर मिलकर लेजर से उसके पर हमला करते हैं। गोरा का सभी के लेजर्स जमा कर तोड़ देता है। गोरा का अब अपनी पावर से यहाँ पर वो पाइपलाइन भी तोड़ चुका था जिसके अंदर ये लोग भूतों को कैद करते थे। सारे भूत यहाँ से निकलकर जगह जगह शहर में फैलकर लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पहले से ही बर्फ के अंदर जामे हुए थे, इससे पहले कि गोरा का यहाँ कोई और तबाही करता, फोइबी की वह दूसरी दोस्त भूत यहाँ एक माचिस की तीली जलाकर फायर मास्टर के आगे करती है। इस शोले को फायर मास्टर अपनी पावर की मदद से बहुत ज्यादा बढ़ाकर करके गोराका के ऊपर हमला करता है। इस हमले से गोराका कमजोर होने लगा था। उसको कमजोर होता देखकर सारे घोस्टबस्टर्स मिलकर अपनी लेजर से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो उनके कंट्रोल में आने लग जाता है। उसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए एक घोस्टबस्टर यहाँ पर उनकी घोस्ट को कैद करने वाली पाइपलाइन को ऑन करने को कहता है जो पहले खराब हो चुकी थी। ये लोग जब किसी उम्मीद के चलते उसे ऑन करते हैं तो किस्मत से वह चल भी जाती है। यह मशीन अब गोराका के साथ कॉफी घोस्ट को अपने अंदर हड़प कर गई थी। उसके कैद होने के बाद यहाँ उसकी सारी पावर्स का असर भी खत्म होने लगा था और इस दुनिया के ऊपर से बर्फ भी हटने लगी थी। फोइबी की दोस्त जिसने गोराका को हराने में उसकी मदद की थी, वह यहाँ फोइबी के सामने आकर उससे कहती है तुमने ठीक कहा था, अच्छाई भी आज़ादी का रास्ता हो सकता है और देखो मैं आज़ाद हो गई। वह अब इस दुनिया से आफ्टर लाइफ में जा चुकी थी। ये लोग जैसे ही अब अपने घोस्ट बेस से बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए बाहर खड़ा था, क्योंकि उन्होंने अब उनकी जान बचा ली थी। मेयर जो कि घोस्टबस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
मजबूरी में उसे भी सबके सामने घोस्टबस्टर्स की तारीफ करनी पड़ती है। साथ ही वह फॉयबी को भी उसकी टीम के साथ काम करने की इजाज़त दे देता है और इस बात से घोस्टबस्टर का ये सारा ग्रुप काफ़ी खुश होता है। अब जैसा हम पहले जानते हैं कि गोराका की पाइपलाइन पर हमला करने की वजह से काफ़ी सारे घोस्ट आज़ाद हो चुके थे, इसलिए अब घोस्टबस्टर्स के पास तो बहुत काम था इन सारे भूतों को पकड़ने का, जहां कुछ भूत किसी आदमी का ट्रक भी लेकर भाग गए थे। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।